हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को कि कंज्यूमर बिहेवियर में इंडिफरेंस कर्व से किस तरीके से जो है कंज्यूमर बिहेवियर को शो किया जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इंडिफरेंस कॉम्बिनेशंस भी हमें पढ़ने होते हैं। तो इंडिफरेंस कॉम्बिनेशंस क्या शो करते हैं, ये जो है डिफरेंट टू गुड्स के डिफरेंट बंडल्स को शो करता है जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर बंडल से मिल रही होती है। अब उस बंडल में दोनों गुड्स की यूनिट्स चेंज हो सकती हैं बट लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहता है। आपको पता है जब हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए दो अप्रोचेज यहाँ पर हमारे पास दी हुई हैं। एक कार्डिनल अप्रोच होती है, एक ऑर्डिनल अप्रोच होती है। कार्डिनल अप्रोच जिसमें हम यूटिलिटी को इन नंबर्स मेजर कर सकते हैं, बट जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूटिलिटी को या सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को जो है कहेंगे या तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या तो मिनिमम सेटिस्फेक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जो है सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। तो जब सेटिस्फेक्शन को हम रियल लाइफ में अगर देखते हैं तो सेटिस्फेक्शन को यानी यूटिलिटी को हम इन नंबर्स मेजर कर नहीं सकते, काफ़ी मुश्किल होता है उसको नंबर्स में मेजर करना। इसलिए हम सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम लेवल पर ही यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो उसके हिसाब से ही उसका अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से हमको जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मिलता है, जहां पर वो हमको बताता है कि अगर मैं दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लूं और उनके बंडल्स बनाते जाएं तो हर बंडल से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। बिकॉज जब हम किसी गुड्स का यूनिट्स को बढ़ाएंगे और किसी गुड्स की यूनिट को कम करेंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन वहीं के वहीं आ जाएगा जो पहले प्रीवियस बंडल से हमें मिल रहा था। कैसे, देखिए आइए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर दो गुड्स ले रहा हूँ, एक हमारे पास गुड्स एक्स है, ठीक है, और एक हमारे पास गुड्स वाई है। अब इनके कुछ कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ए बी सी और डी कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशंस में कुछ यूनिट्स ऑफ गुड्स दिए हुए हैं, लाइक 1 और इसकी 10 यूनिट्स, इसकी 2 3 4 यूनिट्स, इसकी 7 5 और 4 यूनिट्स। ये मैंने एक टेबल बना ली। यहाँ पर हमारे पास 4 बंडल हैं कंज्यूमर के, ए बी और सी डी। इन चारों बंडल में गुड्स एक्स और गुड्स वाई की कुछ यूनिट्स हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर जब आप पढ़ते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग कुछ आपकी अजम्पशंस होती हैं। वो अजम्पशन होती हैं लाइक कंज्यूमर ऑलवेज टू गुड्स को ही कंज्यूम कर सकता है, करेगा ही, ठीक है, किसी भी गुड्स की 0 यूनिट नहीं लेगा यानी कि। और कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी जो है यानी कंज्यूमर के पास जो भी कॉमोडिटी वो ले रहा है उसके प्राइजेस कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और कंज्यूमर को जो है एक तरीके से मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो करता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स को ज्यादा प्रेफर करता है अदर देन अदर गुड्स, ठीक है। लाइक मैं कह सकता हूँ गुड्स एक्स को इस वाले टेबल में कंज्यूमर ज्यादा प्रेफर कर रहा है गुड्स वाई के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हैं गुड्स एक्स की वो यूनिट्स को इंक्रीज करते जा रहा है, भले ही गुड्स वाई की यूनिट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो हम कह सकते हैं मोनोटोनिकली प्रेफरेंस यहाँ पर शो हो रही है कंज्यूमर की गुड्स एक्स की ओर। अब अगर कंज्यूमर गुड्स एक्स की और वाई की 1 और 10 यूनिट्स यानी कि 1 और 10 बंडल लेता है तो इस पर इसे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब हम सेटिस्फेक्शन को इन नंबर्स तो काउंट नहीं कर सकते, तो हमने कह दिया कि कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब वो जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल रहा है वही सेम सेटिस्फेक्शन इसे 2 और 7 बंडल से भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है जरा समझते हैं। देखिए, अगर कंज्यूमर किसी गुड्स की यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, और जब किसी कंज्यूमर किसी गुड्स को कम कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपके पास ज़्यादा होता है। आप इसको रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आप किसी गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते रहते हैं तो अब वो आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देता, आपको उसको खाने का मन नहीं करता। बट अगर आप किसी गुड्स को कम कंज्यूम करते हैं तो आपको उसका मन करता है उसको कंज्यूम करने का। बेसिकली उससे आप ये कह सकते हैं उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर हम कहें जब कंज्यूमर गुड्स एक्स की एक यूनिट से दो यूनिट्स पर जाता है तो उसकी ज़्यादा यूनिट्स ले रहा है, और जब वो उसकी ज़्यादा यूनिट्स ले रहा है तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट जब कंज्यूमर गुड्स वाई की 10 यूनिट्स ले रहा था और अब इसकी 7 यूनिट्स ही ले रहा है, पहले ज़्यादा ले रहा था अब कम ले रहा है, तो इसका मतलब है अब वो उसे अच्छा लग सकता है या लगेगा। इसलिए गुड्स वाई की सेटिस्फेक्शन का लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसके लिए।
तो आप कह सकते हैं कि एक का सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ और एक का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि जितना हमारे पास पहले सेटिस्फेक्शन का लेवल था वही सेम सेटिस्फेक्शन का लेवल यहाँ पर है। बिल्कुल कह सकते हो आप, ठीक है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इन दोनों बंडल पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल कंज्यूमर को मिल रहा है वो सेम है। इसी तरीके से आपके पास जो 3 और 5 बंडल है यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज अगेन एक यूनिट बढ़ाई गई है तो सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ एक्स का कम हुआ और इसकी यूनिट्स को क्या किया गया है, कम किया गया, तो अगेन इसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बढ़ गया। आप इस बात से भी इसको समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले कंज्यूमर जो है गुड्स एक्स की यहाँ पर देखिए 10 से 7 यूनिट्स पे जा रहा था, मींस उसकी 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था गुड्स एक्स की एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट की लेने के लिए। बट जैसे ही कंज्यूमर जो है एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट लेना चाहता है एक और कंज्यूमर गुड्स एक्स की, तो वो अब गुड्स वाई की ओनली 2 यूनिट्स को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। आप देख सकते हैं 7 से 5 पर आ चुका है वो, यानी कि 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। अगली बार 5 से 4 यानी कि 1 यूनिट को ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जिसकी सेक्रीफाइसिंग रेट है वो कम होते जा रहा है। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेट कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंज्यूमर को गुड्स वाइज ज्यादा प्रीफर मतलब ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस वजह से वो जो है उसकी कम से कम यूनिट को जो है छोड़ रहा है और यहाँ पर गुड्स वाई की सेटिस्फेक्शन कम होते जा रही है। तो एक का सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, एक का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हर बंडल पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, रिसीव होता है। तो इंडिफरेंस कॉम्बिनेशन ये है और इन्हीं इंडिफरेंस कॉम्बिनेशन से अगर आप एक कर्व ड्रॉ करते हैं, लाइक मैंने ये कर्व ड्रॉ किया, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आउट, इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। 5 और ये इस तरीके से 1 2 3 4 गुड्स एक्स से यहाँ पर है, गुड्स वाई यहाँ पर है 10 7 5 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी और डी, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। डी पर, सी पर, बी पर और ए पर, तीनों पर यहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कंज्यूमर को रिसीव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है आपके पास, an indifference curve is the locus of point particularly combination or bundles of goods which yields the same utility level of satisfaction to the consumer so that he is indifferent as the particular combination he consumes। अब वो indifferent हो जाता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स लाइंग एंड कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व्स आर इक्वली डिजायरेबल टू और इक्वली प्रिटेंड बाय हिम, मतलब एक तरीके से इक्वली उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए पीछे मैंने टेबल्स बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, इसके थ्रू ही मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाता हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है वो रेट जिस पर आप किसी एक गुड्स को इंक्रीज या फिर आप कह सकते हैं उसको गेन करने के लिए किसी अदर गुड्स की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं, वो रेट कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए मार्जिनल बेसिकली डिफरेंस है ना, रेट है आपके पास वो एक तरीके से डिफरेंस है ना, और आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहलाएगा कि हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका एक एडिशनल मार्जिनल रेट क्या है, किस रेट पर आप करते हैं। तो MRS इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला बनता है लॉस अपॉन में गेन, मतलब कितना आप लॉस कर रहे हैं कितना गेन करने के लिए। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो जब कंज्यूमर ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए बंडल से बी बंडल पे जा रहा है तो कंज्यूमर यहाँ पर ये यूनिट्स क्या कर रहा है, इसकी लॉस कर रहा है। तो बेसिकली ये इसके लिए लॉस है और ये वाई एक्सिस पे, इसलिए मैं इसको डेल्टा वाई कह रहा हूँ, और यहाँ पर इन सभी यूनिट्स को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये डेल्टा वाई हुआ और ये डेल्टा एक्स हो गया जो कि गेन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से निकालें MRS इस बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर MRS देखिए क्या आएगा, लॉस कितनी यूनिट्स का किया, 10 से 7 यानी 3 यूनिट्स का लॉस किया गया, और गेन 1 से 2 यूनिट्स यानी कि एक एडिशनल यूनिट का ही गेन किया गया, तो 3 MRS आया। अगेन अगर हम बी से सी पॉइंट पर आ जाते हैं, बी से सी पॉइंट पर, तो अगर आप यहाँ MRS निकालें, गेन कितनी यूनिट्स का हुआ, 1 यूनिट का ही हुआ, 2 से 3 ही गए, एक एक्स्ट्रा ही आया है, और लॉस कितनी यूनिट्स का हो गया, 2 यूनिट्स का। तो आप बेसिकली कहेंगे यहाँ पर MRS 2 है, और फिर अगेन दोबारा आप लॉस अपॉन गेन निकालेंगे तो 1 यूनिट गेन हुई और 1 यूनिट लॉस हुई, तो आपके पास 1 आया। मीन्स आपका MRS जो है वो कितना आ रहा है, 3 2 एंड 1, ये आपका MRS है यहाँ पर, ठीक है, 3 2 1। तो बेसिकली MRS क्या दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है, मार्जिनल रेट जिस पर हम किसी गुड्स को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं किसी अदर गुड्स से। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये डिक्रीजिंग है,
और जब मार्जिनल रेट ऑफ डिक्रीजिंग होता है तो यहाँ पर जो आपका आईसी कर्व है यानी कि इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन पॉइंट है आपका, इस ओरिजिन पॉइंट की ओर अगर आप देखें तो ये कॉन्वेक्स है। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए एक चीज और मैं आप सभी को बता देता हूं कि कैसे आपको पहचानना है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपके पास एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पर स्लोप पर एक टेंजेंट डालें, मतलब एक टेंजेंट डालें इसके स्लोप पर, तो आपके पास ये स्लोप्स जो है वो खुद ब खुद बताएंगे कि यहाँ पर एमआरएस डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो अगर आप देखें इस पॉइंट पर, इस पर अपने स्लोप डाला, स्लोप का इसका स्लोप्ड कैसा है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग तो दोनों ही है, बट आपके पास यहाँ पर जो स्लोप है वो पहले वाले में ज़्यादा है, पहले पॉइंट पर ज़्यादा है या दूसरे पॉइंट पर ज़्यादा है। पहले पॉइंट पर ऑब्वियसली ज़्यादा है और नीचे वाले में कम है, तो बेसिकली पहले ज़्यादा था अब कम हुआ है, तो आपका स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ आपका एमआरएस डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका एमआरएस डिक्रीज हो रहा है तभी तो आपका स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। और जब आपका स्लोप डिक्रीजिंग है तभी तो आपका आईसी कर्व क्या है, कॉन्वेक्स है टू दी ओरिजिन। बट अगर ये कॉनकेव होता, अगर ये कॉनकेव होता मींस यहां पर स्लोप जो है वो बढ़ रहा होता। अगर आप ऊपर वाले में इसमें देखें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करें तो नीचे वाले पॉइंट में ज्यादा स्लोप है, ऊपर वाले पॉइंट में कम स्लोप है। इस वजह से आप यहां पर कहेंगे कि स्लोप इंक्रीजिंग है। और अगर स्लोप इंक्रीजिंग होता है तो आपके पास जो कर्व होता है वो कॉनकेव होता है, और कॉनकेव होगा इसका मीन्स आपके पास जो एमआरएस है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। एमआरएस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर आपके पास एमआरएस डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स है, एमआरएस डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर एमआरएस आपके पास कांस्टेंट है तो कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मींस अगर आपके पास एमआरएस कुछ इस टाइप से है तो आपका कर्व कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, जहां पर स्लोप जो है कांस्टेंट है, मींस एमआरएस जो है आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी को एमआरएस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप देख भी सकते हैं। और जब आप स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो आप एमआरएस के थ्रू ही निकालते हैं। ये जो है आपके पास यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्लोप, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एमआरएस एक्स वाई, अभी हमने पीछे भी इसको निकाल के देखा, ठीक है। क्लियर है सेम। अब देखिए कुछ नोट है यहाँ पर। सबसे पहले जो मैंने पीछे लिखवा है वो आप इनको नोट कर सकते हैं। द एमआरएस इज द डिमिनिशिंग, द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स एंड द एमआरएस इज कांस्टेंट, द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एंड द इंक्रीजिंग होगा तो आपके पास कॉनकेव एमआरएस होगा। इन द केस ऑफ परफेक्ट कंप्लीमेंट्रीज एमआरएस इज जीरो, एमआरएस जीरो होता है बिकॉज वहां पर हम किसी गुड्स को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। कंप्लीमेंट्री गुड्स लाइक लेफ्ट पैर शू एंड राइट पैर शू, अगर लेफ्ट पैर शू है आपके पास और उसकी इन यूनिट्स को आप बढ़ाते चले जाएं तो आप किसी भी यूनिट्स को गेन या सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से एमआरएस वहां पर जीरो आती है, निल, ठीक है। बिकॉज एक यूनिट ऑफ राइट पैर शू, राइट लेग शू आप अगर निकालते हैं तो उसमें आपके पास कोई भी एमआरएस नहीं आएगा, बिकॉज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पर आपके पास ये एल शेप्ड कर्व वहां पर बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। अभी हमने बनाया देखिए एमआरएस कर्व इस तरीके से। अगर आप देखें तो एमआरएस कर्व का जो स्लोप्ड है वो डाउनवर्ड है टू द लेफ्ट। ये आपके पास लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो लेफ्ट वर्ड की ओर क्या है, डाउनवर्ड है। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी पीछे मैंने समझाया कि ये ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से हमारे पास जो एमआरएस है मतलब आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होता तो आपके पास यहाँ पर ये कॉनकेव होता। अभी भी हमने पीछे भी ऊपर भी पढ़ लिया है इस चीज को। चलिए देखिए नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं आपको एक पेज पर ले चलता हूँ अपने, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं कहता हूं कि इंडिफरेंस कर्व बनाया मैंने ये वाला, देखिए अगेन मैंने बनाया ये इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ किए ये, ठीक है। एक बार और सही से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये IC1 है, ये IC2 है, ठीक है। और इस पॉइंट पर मैं एक A पॉइंट ले रहा हूँ, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप IC1 देखें, IC1 में आप कह सकते हैं कि A पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन C पॉइंट के इक्वल होगा, बिल्कुल। IC2 में आप कह सकते हैं A पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन B पॉइंट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो A इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B, A से A कैंसिल, C इक्वल्स टू B,
मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि सी पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वही सेम सेटिस्फेक्शन का लेवल बी पॉइंट पर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेम डिफरेंट डिफरेंट कर्व पर पॉइंट्स बनाए गए हों और वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हो? नहीं, बिकॉज आईसी कर्व की एक और आपके पास क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है कि हायर आईसी कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज उसमें गुड्स की ज्यादा यूनिट होती हैं। तो यहां पर आपके पास ये वाला कम देगा, ये ज्यादा देगा, ये इससे भी ज्यादा देगा। तो ऊपर जितने ज्यादा आईसी कर्व जाते जाएंगे सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना इंक्रीज होते जाएगा। और यहां पर ये कह रहा है कि दोनों में सेटिस्फेक्शन का लेवल इक्वल है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको क्या करें, प्रोवाइड करें। तो इस वजह से आईसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड द इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते, बिकॉज अगर मैंने ऐसे बिल्कुल पैरेलली कर्व बनाए हैं तो ये बिल्कुल गलत होंगे। आईसी कर्व कुछ इस तरीके से ही बन सकते हैं, ऐसे ही बन सकते हैं, ऐसे ही बन सकते हैं, जरूरी नहीं है पैरेलल ही बने आपके पास, ठीक है। A higher indifference curve represent the higher level of satisfaction than the lower indifference curve। अभी हमने पीछे समझा, बिकॉज जो हायर वाला आईसी कर्व होता है उसमें दोनों गुड्स की जो यूनिट्स होती हैं वो पहले वाले यूनिट से क्या होती हैं, ज्यादा हो रही होती हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस। देखिए कभी भी आप इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का नहीं बनाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमने कंज्यूमर की अजम्पशन पढ़ी थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशन, या आप कह सकते हैं कि जो अप्रोचेज हैं उनकी अजम्पशंस है कि कभी भी जो है कंज्यूमर ऑलवेज कंज्यूम्स टू गुड्स, यानी कि दोनों गुड्स को वो ले रहा है और कभी भी जीरो यूनिट को नहीं लेता। और कभी भी अगर जीरो यूनिट को नहीं लेता तो ना तो एक्स एक्सिस ना तो वाई एक्सिस को कभी टच ये कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ द बजट लाइन। उससे पहले हम बजट लाइन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बजट लाइन बेसिकली शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच शोज द कंज्यूमर कैन बाय टू यूनिट्स, मतलब एक तरीके से बंडल शो करेगा जहां पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके, खर्च करके जो है देख सकता है कि कितनी कितनी यूनिट्स को वो दोनों गुड्स की अलग अलग यूनिट्स के बंडल को परचेज कर रहा है। तो वो आपके पास बजट लाइन यहाँ पर शो करेगा। बजट लाइन बजट सेट्स हो सकते हैं और यहाँ पर आपके पास लाइक मैं एक इक्वेशन के पेज एक इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे आपने कहा कि भाई प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड्स वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इक्वल्स टू एम, यानी कि एम यहाँ पर आपके पास क्या है, आपकी इनकम, और ये दोनों गिवन प्राइजेस हैं, ये दोनों की गिवन क्वांटिटी है गुड्स एक्स और गुड्स वाई की। अब ये आपके पास पूरा बजट शो हो रहा है कि हम पूरी इनकम को खर्च करके, इतनी इनकम खर्च करके इतना का जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो ये बजट लाइन आपके पास हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके स्लोप की अगर आप बात करते हैं तो उसका स्लोप होता है पी एक्स अपॉन में पी वाई और नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि बिकॉज बजट लाइन का स्लोप भी डाउनवर्डली होता है, ठीक है, क्लियर। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस लाइन एंड द बजट लाइन एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द कॉमन इनकम ऑफ द स्पेंट ऑन गुड्स। तो आप यहाँ पर बजट लाइन पर, मैंने पीछे भी आपको इक्वेशन बनाकर बताई कि आप वहाँ पर इनकम देखते हैं और वहाँ पर आप देख रहे होते हैं प्राइजेस ऑफ टू गुड्स। प्राइजेस ऑफ टू गुड्स के बेस पर आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि कंज्यूमर की कितनी कितनी इनकम है, उसके हिसाब से वो कितने प्राइजेस के बेस पर कितनी क्वांटिटीज परचेज कर रहा है, कितने गुड्स, किस गुड्स पर कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम का, वो भी हमें जो है यहाँ पर शो हो जाता है। तो अब हम इन्हीं के बेस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हेन हिज टेस्ट एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स हिज स्पेंड इन द गिवन इनकम और द परचेज ऑफ टू गुड्स इन सच अ वे इट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आपको इनकम खर्च करके प्राइजेस के बेस पर जो सेटिस्फैक्शन का लेवल मिले वो अगर मैक्सिमम हो जाए जिस भी पॉइंट पर, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। लाइक देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 आईसीज बनाए हुए हैं, आईसी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप सभी गुड्स एक्स और गुड्स वाई और पीएल एक बजट लाइन है, पीएल हमने जो ड्रॉ की हुई है एक बजट लाइन ड्रॉ की हुई है। तो IC1 इसको इंटरसेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम assumptions, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव एट दैट पॉइंट व्हेन द बजट लाइन इज इंटरसेक्ट टू आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। अगर इंडिफरेंस कर्व को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर ही आपके पास जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो IC1 में अगर आप देखें तो H पॉइंट और R पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है? बिल्कुल हो सकता है, बट
हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अभी देखिए ऊपर हमने कहा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको चाहिए, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो IC1 में नहीं मिल रही है, बिकॉज अभी हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि हायर IC शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो IC1 में सेटिस्फेक्शन लेवल लोअर है देन IC2, तो IC2 पे भी आपको T पॉइंट और S पॉइंट जो है यहां पर इंटरसेक्ट करते हुए मिल रहे हैं बजट लाइन को। बट ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकते हैं, बट नहीं है, बिकॉज अगेन कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो उसे IC5 में मिलेगी, बट IC5 तो बजट लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उससे नीचे वाले को देखेगा IC4 में, तो IC4 भी बजट लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता है। वो फिर इसके नीचे IC3 पर जाएगा, और IC3 में आप देखेंगे Q पॉइंट यहाँ पर बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस Q पॉइंट पर कंज्यूमर को जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा अदर देन IC1 एंड IC2 THRS पॉइंट के से भी ज्यादा जो है आपको Q पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन Q पॉइंट पर मिल रही है, और वहां पर वो गुड्स X की OM यूनिट को परचेज कर रहा है और गुड्स Y की ON यूनिट्स को परचेज करके जो है सेटिस्फेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये यूनिट्स गुड्स X के लिए और ये यूनिट्स गुड्स Y के लिए परचेज कर रहा है, और वो वहां पर सेटिस्फेक्शन आ चुका है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली। इक्वेशन की बात करें तो इस तरीके की आपके पास इक्वेशन यहाँ पर रहने वाली है कि MRS इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ X। अब देखिए MRS शो करता है आपके पास किस चीज को, MRS शो करता है आपके पास सेटिस्फेक्शन या स्लोप ऑफ IC कर्व, इट इज इक्वल्स टू द PX बाय PY, बिकॉज बजट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो बजट लाइन की स्लोप की इक्वेशन आपके पास IC कर्व की स्लोप की इक्वेशन के दोनों बराबर आएंगी, तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इस वजह से ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाइड करती है। तो आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सेकंड कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व की ये जो है आपके पास सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की कि IC कर्व जो है कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द ओरिजिन, और MRS जो है वो फॉलिंग होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अगर सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, तो आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, बट अगर नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। ठीक है, अब ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है क्या, देखिए सिंपल एक चीज को हम समझते हैं कि अगर हम बजट लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, ये रही हमारी बजट लाइन AB, हमने एक बजट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, ये गुड्स X है, ये गुड्स Y है। अब देखिए अगर मैं इनकम में चेंज होता है, मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम में हम चेंज करते हैं, तो क्या ये जो बजट लाइन है वो यही रहेगी या इसमें चेंज आएगा? इसमें चेंज आएगा, बिकॉज देखिए क्या, अगर कंज्यूमर गुड्स अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो दोनों गुड्स की यूनिट्स को बढ़ा सकता है, दोनों गुड्स की यूनिट को ज्यादा या कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है अगर इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन जो है फॉरवर्डली शिफ्ट हो जाएगी। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पैरेलली शिफ्ट होगी, बस आगे की ओर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर इनकम कम हो जाती है तो बैकवर्डली शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही अगर आप प्राइस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर ये गुड्स X है और ये गुड्स Y यहां पर हमने लिया हुआ है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर कंज्यूमर गुड्स X की प्राइसेस बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर गुड्स X के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या वो गुड्स X की ज्यादा क्वांटिटी लेगा या कम क्वांटिटी लेगा? अगर प्राइसेस ज्यादा हैं तो होपफुली वो कम लेगा उसका, है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी वो कम यूनिट्स लेगा, मींस इस A पॉइंट पर वो तो सेम रहेगा, बट इस B पॉइंट को वो फॉर बैकवर्डली शिफ्ट कर देगा B डैश तक, या B1 आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट आया, प्राइस के वजह से जो है कंज्यूमर अब B डैश पॉइंट पर आ चुका है, और अब हमारे पास न्यू बजट लाइन A B डैश है। और अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं X गुड्स के, तो वो इस तरीके से उसकी बजट लाइन आगे की ओर शिफ्ट हो जाती B डबल डैश, और न्यू बजट लाइन अब A B डबल डैश होता। ठीक है, अब ऐसे ही सेम आप इसमें गुड्स Y के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं कि अगर ये X है, B A और ये गुड्स Y है, तो अगर गुड्स Y का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इसकी यूनिट्स हम कम परचेज कर पाएंगे, कम करेंगे तो यहाँ पर A डैश नीचे की ओर हो जाएगा, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो ज्यादा परचेज कर पाएंगे, A डबल डैश ऊपर की ओर चला जाएगा। तो
तो इस तरीके से जो है कंज्यूमर क्या कर सकता है, बना सकता है, समझ सकता है चीजों को। तो ये इस तरीके से काम करता है प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपके पास जो इनकम इफेक्ट है इज द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सक्लूसिवली एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मनी इनकम। मनी इनकम चेंज होगी, उसके वजह से वो क्वांटिटीज में चेंज कर रहा है, ऑल प्राइजेस रिमेनिंग कांस्टेंट, और यहाँ पर आपको प्राइस कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। इनकम इफेक्ट कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस मैंने भी आपको समझाया, मतलब अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है, बैकवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव इंपैक्ट है। इनकम इफेक्ट फॉर द गुड्स सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, एंड द कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज, दस इज नॉर्मल केस। ये नॉर्मल केस में, देखिए मैंने डिमांड वाले चैप्टर में बताया था जितना भी अभी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स के केसेस में है, बट जब हम इसमें गिवन गुड्स ये सभी गुड्स लाते हैं तो वहां पर रिजल्ट्स चेंज होते हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट कैन बी सेड टू बी नेगेटिव, इट्स द इनकम इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर रिड्यूसेस इट्स कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, अगर कंज्यूमर जो है इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन को कम कर देता है। सच गुड्स विच इनकम इज नेगेटिव कॉल्ड इंफीरियर गुड्स, और इंफीरियर गुड्स के केस में यहाँ पर जो है आपके पास नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। इंफीरियर गुड्स आप मतलब बेसिकली कह सकते हैं लो क्वालिटी गुड्स, जहां पर अगर आपकी इनकम कम बढ़ती है तो आप उनको कम कंज्यूम करते हैं, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप उनको ज्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना। और जैसे सपोज दैट मेरी इनकम ज्यादा है तो क्या मैं लो क्वालिटी गुड्स लूंगा, क्या इंफीरियर गुड्स लूंगा? नहीं ना, मैं तो बेटर गुड्स लेना चाहूंगा, तो मैं उनकी यूनिट की उनकी डिमांड को कम कर दूंगा। बट अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मैं उनकी डिमांड को ज्यादा करूंगा, बिकॉज मैं अब कैपेबल ही नहीं हूँ लग्जरी गुड्स को परचेज करने के लिए, तो मैं लो लेवल की इनकम पर उनको जो है हाई डिमांड करूंगा, तो वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली ये शो करता है कि अगर कंज्यूमर का प्राइस जो है, मतलब उसके गुड्स का प्राइस, देखिए अभी यहाँ पर प्राइस इफेक्ट को मैं पहले समझाना चाहूंगा, ये रहा प्राइस इफेक्ट। बेसिकली क्या बताया मैंने कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस चेंज हो जाता है उससे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर इंपैक्ट पड़ता है। लाइक when the price of goods change, the consumer would either better off or worse off than depending upon whether the price fall or rise. In other words, as a result change in the price of the goods, his equilibrium position will also be the higher indifference curve in case of fall in prices. अगर प्राइस कम होते हैं तो वो ज्यादा यूनिट्स ले पाएगा किसी भी गुड्स की, तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हायर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा एट द लोअर इंडिफरेंस कर्व एट द राइज इन प्राइसेस। अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उसकी वो कम यूनिट लेगा और उसका इक्विलिब्रियम जो है लो लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा। लाइक देखिए मैं यहाँ पर पीसीसी कर्व के थ्रू इस चीज को समझाना चाहूंगा। अगर आप देखें यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाई है, जैसा अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा, तो अगर गुड्स एक्स की क्वांटिटी और इसके प्राइजेस में अगर आप देखें तो इसके प्राइजेस अगर चेंज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि गुड्स एक्स का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो अगर गुड्स एक्स का प्राइजेस बढ़ गया है तो कंज्यूमर गुड्स एक्स की कम यूनिट ले पाएगा पहले से। जैसे अगर आपके पास इनिशियल बजट लाइन जो है, मैं यहाँ पर L1 यहाँ पर ले लूँ, एक L2 ले लेता हूँ, चलिए L2 ML2, ठीक है, ML2 इनिशियल बजट लाइन है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास P2 पॉइंट पर है IC2 पर। बट अगर प्राइसेस जो है आपके क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो आप ज्यादा यूनिट ले पाएंगे गुड्स एक्स की, और गुड्स एक्स की ज्यादा यूनिट ले पाएंगे तो अब आप मान लेते हैं L3 यूनिट्स तक ले पा रहे हैं, और अगर L3 यूनिट्स तक ले पा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास L3 बजट लाइन जो है, मतलब H3 यूनिट्स तक आप ले पाएंगे, तो आपके पास L3 ML3 बजट लाइन हो गई है। और अब आईसी कर्व जो है यहाँ पर P3 पॉइंट पर आपके पास न्यू आईसी पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। और अगर आपकी इनकम जो प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ने पर आप इसकी कम यूनिट ले पाएंगे, कम यूनिट ले पाएंगे तो आप पीछे वाले आईसी कर्व पर P1 पर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को पहुंच जाएंगे, जहां पर ML1 आपके पास बजट लाइन होगी और H1 पॉइंट पर आप H1 क्वांटिटी आप ले रहे होंगे। पहले आप H2 क्वांटिटी लेते थे, फिर H3 क्वांटिटी। तो अगर आप इनकम आपकी कम हो जाती है, और मतलब बेसिकली इनकम कह रहा हूं मैं, अगर आपके पास प्राइसेस कम हो जाते हैं तो प्राइसेस कम हो जाते हैं तो आप H3 क्वांटिटी ले पाएंगे, और अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे गुड्स एक्स के तो आप H1 क्वांटिटी H2 से पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली आप देख के कह सकते हैं कि जैसे जैसे अगर यहाँ पर ये पॉइंट है और प्राइसेस अगर कम होते हैं तो हम ज्यादा, तो मीन्स इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे होंगे, बट अगर आपके पास प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, मींस इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को बनाते हुए एक कर्व ड्रॉ कर दूं तो ये कर्व जो होगा वो आपका होगा पीसीसी कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व। देख लीजिए इसे,
ये है आपके पास प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व आपके पास शो करता है कि कंज्यूमर किसी गुड्स की यूनिट्स को ले रहा है और उस गुड्स की यूनिट्स को लेने पर उसके प्राइसेस पर कितना कितना चेंज आते ही कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट करेंगे और उनसे होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास प्राइस कंजम्पशन कर्व को क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका डिटेल यहाँ पर जो है पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, इनकम इफेक्ट हम जान चुके हैं, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, जब आपके पास प्राइसेस चेंज होते हैं तो प्राइस चेंज होने पर कंज्यूमर अपनी गुड्स को सब्स्टिट्यूट करता है। लाइक देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं पहले गुड्स एक्स को कुछ यूनिट, सर्टेन यूनिट और गुड्स वाई की कुछ सर्टेन यूनिट्स ले रहा था, बट अब अगर गुड्स एक्स का प्राइस बढ़ गया तो गुड्स एक्स का प्राइस जब बढ़ेगा तो क्या कंज्यूमर गुड्स वाई की उतनी ही सेम यूनिट्स ले रहा होगा या गुड्स एक्स की उतनी ही सेम यूनिट्स ले रहा होगा? देखिए, जैसे एक कर्व को ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। देखिए, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, ये आपके पास बजट लाइन है ए और बी। यहाँ पर हम इस आईसी पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसको टच करते हुए बनाते हैं दोबारा से। ये आपके पास आईसी दिया हुआ है। अब अगर गुड्स एक्स की इतनी इतनी यूनिट्स, यहाँ पर ये जो गुड्स एक्स और गुड्स वाई की इतनी इतनी यूनिट ले रहा होगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि गुड्स एक्स का प्राइस जो है वो कम हो गया, तो गुड्स एक्स का प्राइस अगर कम हो गया तो वो एक्स की ज़्यादा यूनिट ले पाएगा और वाई की सेम यूनिट रहेंगी, तो बजट लाइन आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ए डैश पर शिफ्ट हो जाएगा, ए डैश बी आपका हो चुका है। अब क्या कंज्यूमर गुड्स एक्स की ज़्यादा यूनिट लेगा या कम यूनिट लेगा? तो कंज्यूमर जो है गुड्स एक्स की ज़्यादा यूनिट लेना चाहेगा, बिकॉज वो सस्ता हो चुका है। तो कंज्यूमर गुड्स एक्स को गेन करेगा और गुड्स वाई को सेक्रीफाइस करेगा। मींस वो गुड्स वाई को सब्स्टिट्यूट कर रहा है गुड्स एक्स से। तो वो अब जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, सपोज दैट मैंने एक और आईसी यहां पर ड्रॉ करा और ये वाला पॉइंट मैंने कहा, मान लेते सेम ही आईसी रहा, तो इस वाले पॉइंट पर अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा सेम आईसी पर। तो यहां पर सेम आईसी पर आप देखेंगे कि अब वो इसकी यूनिट्स इतनी ले रहा है, मींस उसने एक्स की यूनिट को इंक्रीज करा और वाई की यूनिट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यहां पर इसका मतलब हुआ कि उसने सब्स्टिट्यूशन करा गुड्स एक्स के बदले में गुड्स वाई को, ठीक है, मतलब गुड्स वाई के बदले में गुड्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यही आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। जब आपकी इनकम में या गुड्स में चेंज, प्राइस में चेंज होते हैं तो हम किसी एक गुड्स को छोड़कर किसी अदर गुड्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस द चेंज इन द परचेज ऑफ गुड्स एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ द चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस अलोंग रियल इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट। इनकम में कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, इनकम कांस्टेंट रही, इनकम को आपने चेंज नहीं करा। Now the slightly different concept of substitution effect has been developed by Hicks and Allen by the Slutsky। इन दोनों ने कुछ कुछ अलग अलग नियम्स को बनाए हुए हैं। सबसे पहले आप हिक्स एलन का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर जानेंगे तो ये प्राइस चेंज को अकम्पेज करते हैं और प्राइस चेंज पर ही देखते हैं कि जब प्राइस चेंज होता है तो मनी इनकम दैट द कंज्यूमर नाइदर बेटर और नॉर वर्स ऑफ द बिफोर। इन अदर वर्ड्स, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज बाय एन अमाउंट विच keeps the consumer on the same indifference curve on which the before changing in the price। प्राइस से अगर चेंज रहे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द सेम इंडिफरेंस कर्व। अगर सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहता है हिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था ना, ये आपके पास आईसी कर्व है और यहाँ पर जब इसकी इनकम बढ़ गई है तो अगर वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहता है तो पहले इतनी क्वांटिटी ले रहा था तो अब उसको इतनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ये हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट है। बट जब आप स्लट्सकी को पढ़ते हैं तो स्लट्सकी का बिल्कुल रिवर्स आ जाता है। स्लट्सकी कहते हैं कि अब वो सेम पर नहीं रहना चाहता, उससे बेटर अगर वो उस पर जाना चाहता है तो अपनी इनकम को कम करता है। बेसिकली यहाँ पर उसकी इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो पहले बजट लाइन ये थी, तो अगर मैं यहाँ से ही एक पैरेलली बजट लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ लाइक दिस, इस तरीके से देखिए इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, तो अब आपके पास ये बजट लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी और वो एक नया पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो स्लट्सकी और इसके सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट को डिटेल में हम कभी आगे जो है समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
एंजल कर्व के बारे में जानते हैं। तो एंजल कर्व जो है शोज करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच द कंज्यूमर विल परचेज एट अ वेरियस लेवल ऑफ इनकम। हर इनकम के लेवल पर कंज्यूमर कितनी कितनी यूनिट्स ऑफ गुड्स को परचेज कर रहा है व्हेन द गिवन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो एंजल कर्व जो है वो नॉर्मल गुड्स के केस में अपवर्ड स्लोपिंग होता है विच शोज द इनकम इंक्रीज कंज्यूमर बाय मोर कॉमोडिटी। तो अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर ज्यादा कॉमोडिटी को परचेज करता है। इन्फीरियर के गुड्स के केस में बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है, बिकॉज जब इनकम बढ़ती है तो वो कम परचेज कर रहा होता है। तो अलग अलग टाइप के जो है केसेस होते हैं। इनको एक डिटेल वीडियो में मैं आपको स्लट्सकी के और आपके पास हिक्स के पूरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा, और ये ओवरव्यू था एक तरीके से, मैंने यहाँ पर पूरा आपको ओवरव्यू जो है इस चीज का दे दिया है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की, और आज इसमें लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का हमारा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर हम सरप्लस को देखें, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली आपके पास कंज्यूमर को एक मैक्सिमम कितना कंज्यूमर पे कर सकता है और कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कितना पे करना पड़ रहा है, उस पॉइंट के बीच का एक आपके पास डिफरेंस होता है जहां पर कंज्यूमर को कुछ सेविंग हो सकती है, उसको ही कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इट इज अ वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, स्पेशली इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट वाज द डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा ताकि इस तरीके के नाम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। Who maintains this the measure in the monetary units and is equals to the difference between the amount of money that the consumer actual pay to buy a certain commodity to goods X and the amount would be willing to pay। बताया ना मैंने, willing to pay कितना पे कर सकता है और कितना एक्चुअल में पे कर रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस ही आपके पास जो है कंज्यूमर सरप्लस है। दिस क्वांटिटी रेदर देन विदाउट इट द कंज्यूमर सरप्लस व्हाट विल प्रिपेयर टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअल पे, यानी कि सिग्मा एम यू माइनस प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, कितनी यूनिट्स परचेज कर रहा है, तो जो उसके बीच का डिफरेंस आएगा। लाइक मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये इसका डिमांड कर्व है और एक्चुअल में ये जो है इतना पे कर रहा है बट इतना पे कर सकता है, तो ये बीच का जो ऊपर का डिफरेंस है आपके पास डिमांड कर्व के ये लोअर पॉइंट पर, ये इसका एक कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन है इन डिफरेंस कर्व्स के, वो सभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और स्लट्स की हिक्स के जो सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट्स वगैरह हैं वो सभी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।